नमस्कार सभी को और सबका स्वागत है हमारी क्लास में। बहुत दिनों के बाद फिर से क्लास हो रही है और हम लोगों ने कल भी ली थी बच्चों क्लास। कल हमने पढ़ाया था दिल्ली दरबार दर्पण, जो भारतेंदु जी का निबंध है और सिलेबस में लगा हुआ है ऑब्वियसली। तो इस निबंध को हमने 2 पार्ट में किया है। कल हमने आधा इसका पार्ट पढ़ा दिया था और आधा आज इसको कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे अभी ये वाला वीडियो देखेंगे उनको मैं बताती चलूँ, दिल्ली दरबार दर्पण की रूपरेखा क्या है। ये नाम से स्पष्ट है कि दिल्ली दरबार हुआ था, उसकी रिपोर्ट जैसा यहाँ पे इन्होंने एज निबंध भारतेंदु जी ने लिखा है। और इस तरह से लिखा है कि आप ऐसा लगेगा आप खुद भी वहाँ पे एक दर्शक की तरह मौजूद हो। दिल्ली दरबार के इतिहास के बारे में भी बताती चलूँ। दिल्ली दरबार आज़ादी से पहले 3 बार दिल्ली दरबार लगा है। बहुत प्रसिद्ध, जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रहा ये यही है 1877 का। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी से अधिकार लेते हुए महारानी विक्टोरिया को पूरे भारतवर्ष की महारानी घोषित किया गया था और ब्रिटेन से उन्होंने अपना एक पत्र भेजा था, जो यहाँ के यहाँ पे जो वायसराय थे, उस तत्कालीन वायसराय लिटन, उन्होंने उस पत्र को पढ़कर घोषणा की थी कि, और उनके नाम के आगे राज राजेश्वरी लगाया गया है कि जो भारत का शासन है अब महारानी विक्टोरिया देखेंगी। और उसी के लिए पूरे भारत से जो छोटे और बड़े सब तरह के राजाओं को आमंत्रित किया गया था और करीब 2 लाख जो है दर्शक दीर्घा भी वहाँ मौजूद थी। पूरा यहाँ पे वर्णन किया ही है, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो जानते ही होंगे। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो चलिए अब सैर कर लीजिए। दिल्ली दरबार हमारे भारत की बहुत बड़ी घटना है और उसी पे ये निबंध बनाया गया है। मैं बार बार कहती हूँ, हमारी हिंदी सभी विषयों को ले समाहित, मतलब सारे विषय इसमें समाहित हो जाते हैं, सबकी जानकारी देती है और हिंदी में डूबेंगे ना तो आप और निखर के आएंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, दूसरा भी बताते चलूँ। दूसरा दिल्ली दरबार लगा था 1903 में और तीसरा दिल्ली दरबार वो भी बहुत प्रसिद्ध हुआ था 1911 में। और यही दिल्ली दरबार था 1911 वाला, जिसमें भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर कहाँ कर दी गई थी, दिल्ली, जो आज पर्यंत है। ठीक, तो मैंने कल तक आप लोगों को पढ़ा दिया था महारानी विक्टोरिया की। मैम दूसरा 1903 में ना। 1903 में, हाँ। और तीसरा उन्नीस उन्नीस सौ 1911। ग्यारह में, हाँ। जॉर्ज ठीक है। पंचम जब आए थे उस समय, जो 1911 में। जी जी। हाँ, इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। ये भी आप समझ ही जाइए, जब देश की राजधानी दिल्ली कब बनी, ये भी प्रश्न आता है जीके में, तो 1911 में। ठीक है, ये अब जी हमने मैम। जीके भी यहाँ पे पढ़ लिया। हाँ, कल यहाँ तक हो गया था, बाजा बजने लगा और उनका फिर संदेश पढ़ा गया। कौन ज्वाइन हुआ है बीच में, इसीलिए थोड़ा सा पहले आओ। अर्जुन आया है, थोड़ा सा लिटिल बिट लेट हो अर्जुन, कोई बात नहीं। खैर चलिए, मैं यहाँ पे थी। पेज नंबर याद है? हाँ, एंथम बजने लगा। हाँ, यहाँ तक, यहाँ से शुरू है। इसके अनंतर हमने देखा बच्चों कि उनका उनका जो पत्र था पढ़ दिया गया और घोषणा उन्होंने कर दी कि हम भारत की, अब क्या कहेंगे, राजराजेश्वरी रहेंगी। ग्रेट जो ब्रिटेन में बैठी हैं वो भारत के यहाँ से शासित करेंगी और उनके प्रतिनिधि कौन है यहाँ पे, वायसराय, सबसे बड़ी पोस्ट वायसराय की थी। और कौन से उस समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड लिटन, याद रखना। ठीक है, यहाँ पे लेडी लिटन का भी जिक्र आया है, वो भी बैठी थी। चलिए, अब हो गया ये समारोह, हो मतलब ये जो मेन जिस चीज़ के लिए समारोह आयोजित किया गया था वो काम हो गया। अब है इसके अनंतर श्रीयुत। देखिए, वायसराय के आगे भारतेंदु जी ने श्रीयुत लिखा है, हर जगह इसी से जिक्र आया है। श्रीयुत वायसराय समाज को एड्रेस करने के अभिप्राय से खड़े हुए, है ना, संबोधित करने के लिए। श्रीयुत वायसराय के खड़े होते ही सामने के चबूतरे पर जितने बड़े बड़े राजा लोग और गवर्नर आदि अधिकारी थे खड़े हो गए। पर श्रीयुत ने बड़े ही आदर के साथ दोनों हाथों से हिंदुस्तानी रीति पर कई बार सलाम करके सबसे बैठ जाने का इशारा किया। मतलब हिंदुस्तानी रीति क्या है, हाथ जोड़ के हम लोग अभिवादन करते हैं, तो उन्होंने भी सबसे हिंदुस्तानी रीति के अनुसार हाथ जोड़ के बैठ जाने का इशारा किया।
यह काम श्रीयुत का, जिससे हम लोगों की छाती दूनी हो गई। अब हम भारतीय हमारे भारत के संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, तो हम छाती फूल के दूनी हो गई, मतलब हम गर्व से भर गए। पायोनियर सरीखे अंग्रेजी समाचार पन्नों के संपादकों को बहुत बुरा लगा। पायोनियर एक बच्चों एक न्यूज़ था, मतलब अभी भी फेमस है, आपने पढ़ा ही होगा, सुना होगा पायोनियर के बारे में। तो उन लोगों को बुरा लगा क्योंकि ये इंग्लिश न्यूज़ निकालते थे, इंग्लिश न्यूज़पेपर निकालते थे, उनको बेकार लगा। जिनकी समझ में वायसराय का हिंदुस्तानी तरह पर सलाम करना बड़े हेठाई और लज्जा की बात थी। देखिए, उन लोगों को बेकार लगा कि भारतीय कल्चर को कोई फॉलो कर रहे हैं वायसराय जी। खैर, यह तो इन अंग्रेजी अखबार वालों की मामूली बातें हैं। तो याद रखना, किसको बुरा लगा जब वायसराय ने हिंदुस्तानी रीति से अभिवादन किया जनता का? पायोनियर वालों को बुरा लगा, उनके संपादकों को। श्रीयुत वायसराय ने जो उत्तम एड्रेस पढ़ा, उसका तजुर्बा हम लिखते हैं। जो उन्होंने संबोधित किया लोगों को, उसका कहना चाहिए सार यहाँ पे उन्होंने लिखा है। भारतेंदु जी ने क्या बोल रहे हैं? अब ये शब्द वायसराय जी के हैं। सन 1858 ईस्वी की 1 नवंबर को श्रीमती महारानी की ओर से एक इश्तेहार जारी हुआ था। जो डाटा आता है वो आप नोट कर लेंगे। कब की बात बता रहे हैं? 1858, मतलब तब भारतेंदु जी 8 वर्ष के थे। जिसमें हिंदुस्तान के रईसों और प्रजा को श्रीमती की कृपा का विश्वास कराया गया था, जिसको उस दिन से आज तक वे लोग राज संबंधी बातों में बड़ा अनमोल प्रमाण समझते हैं। कब कराया गया था? 1858 ईस्वी को, और यहाँ पे तारीख भी दे दी है 1 नवंबर को। 1 नवंबर हमारे छत्तीसगढ़ का राज्योत्सव है, ठीक है, छत्तीसगढ़ निर्माण दिवस है। चलिए, याद रहेगी तारीख आपको। अच्छा, वे प्रतिज्ञा एक ऐसी महारानी की ओर से हुई थी जिन्होंने आज तक अपनी बात को कभी नहीं तोड़ा, इसलिए हमें अपने मुंह से फिर उनका निश्चय कराना व्यर्थ है। 18 बरस की लगातार उन्नति ही उनको सत्य करती है। अब देखो, 58 में उन्होंने घोषणा की थी और ये दरबार हो रहा है 1877 में, है ना। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं उस इतने सालों की जो उनकी प्रगति थी, ये स्वयं ही घोषणा करती है। और यह भारी समागम भी उनके पूरे उतरने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस राज के रईस और प्रजा जो अपनी अपनी परंपरा की प्रतिष्ठा निर्विघ्न भोगते रहे और जिनकी अपने उचित लाभों की उन्नति के यत्न में सदा रक्षा होती रही, उनके वास्ते सरकार की पिछले समय की उदारता और अन्याय आगे के लिए पक्की जमानत हो गई है। हम लोग इस समय श्रीमती महारानी के राज राजेश्वरी की पदवी लेने का समाचार प्रसिद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो क्यों इकट्ठे हुए हैं, ये तो उन्होंने स्पष्ट कर ही दिया है। और यहाँ महारानी के प्रतिनिधि होने की योग्यता से मुझे अवश्य है कि श्रीमती के उस कृपायुक्त अभिप्राय को सब पर प्रकट करूं, जिसके कारण श्रीमती ने अपनी परंपरा की पदवी और प्रशस्ति में एक पद और बढ़ाया। पृथ्वी पर श्रीमती महारानी के अधिकार में जितने देश हैं, उनका विस्तार भूगोल के 7वें भाग से कम नहीं है। मतलब पूरी पृथ्वी पर जितने देश हैं, उसका 7/3 हिस्सा मतलब कि इनके ऊपर है, 7वां भाग इनके अंडर में था। और जिनमें 30 करोड़ आदमी बसते हैं, उनमें से इस और प्राचीन राज के समान श्रीमती किसी दूसरे देश पर कृपा दृष्टि नहीं रखती। अब देखिए, जनता को खुश करने की बात है। मतलब बहुत से देश उनके उसमें थे, अधिकार में थे, लेकिन भारत के लिए यहाँ पे उनको खुश करने के लिए भारतीय जनता को क्या बोल रहे हैं कि हमारे भारत पे जितनी कृपा है उतनी किसी और देश पे वो नहीं रखती। सब जगह और सदा इंग्लिस्तान के बादशाहों की सेवा में प्रवीण और परिश्रमी सेवक रहते आए हैं, परंतु उससे बढ़कर कोई पुरुषार्थी नहीं हुए जिनकी बुद्धि और वीरता से हिंदुस्तान का राज सरकार के हाथ लगे और बराबर अधिकार में बना रहे। इस कठिन काम में जिसमें श्रीमती की अंग्रेजी और देशी प्रजा दोनों ने मिलकर भली भांति परिश्रम किया है। श्रीमती के बड़े बड़े स्नेही और सहायक राजाओं ने भी शुभ चिंतका के साथ सहायता दी है, जिनकी सेना ने लड़ाई की मेहनत की और जीत में श्रीमती की सेना का साथ दिया है। बुद्धिपूर्वक सत्यशीलता के कारण मेल के लाभ बने रहे और फैलते गए हैं, और जिनका आज यहाँ वर्तमान होना, जो कि श्रीमती के राज राजेश्वरी की पदवी लेने का शुभ दिन है, इस बात का प्रमाण है कि वे श्रीमती के अधिकार की उत्तमता में विश्वास रखते हैं और उनके राज में एका बने रहने में अपनी भलाई समझते हैं। श्रीमती महारानी इस राज को जिसे उनके पुरुषों ने प्राप्त किया और श्रीमती ने दृढ़ किया,
एक बड़ा भारी पैतृक धन समझती हैं। ये जो हम राज की कौन है स्वराज है, भारत की बात हो रही है, उनके पुरखों ने प्राप्त किया और श्रीमती ने दृढ़ किया, सॉरी पुरुषों ने, जो रक्षा करने और अपने वंश के लिए संपूर्ण छोड़ने के योग्य है और उस पर अधिकार रखने से अपने ऊपर यह कर्तव्य जानती हैं कि अपने बड़े अधिकार को इस देश की प्रजा की भलाई के लिए यहाँ के रईसों के हकों पर पूरा पूरा ध्यान रखकर काम में लावें। इसलिए श्रीमती का यह राजसी अभिप्राय है कि अपने पदवियों पर एक और ऐसी पदवी बढ़ावें जो आगे सदा को हिंदुस्तान के सब रईसों और प्रज्ञा के लिए इस बात का चिन्ह हो कि श्रीमती के और उनके लाभ एक है और महारानी की ओर से राजभक्ति और शुभचिंतका रखनी उन पर उचित है। अब ये महारानी का जो संदेश है उसी को और ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर जनता को संबोधित कर रहे हैं, अपने अपक्ष में बातें कर रहे हैं। वे राजसी घरानों की श्रेणियां जिनका अधिकार बदल देने और देश की उन्नति करने के लिए ईश्वर ने अंग्रेजी राज को यहाँ जमाया है। देखिए अब ये तो जो राजा लोग हैं वो तो खुश होंगे ही ना, उनकी उन्नति करने के लिए ईश्वर ने अंग्रेजों को यहाँ भेजा है और यहाँ राज करने दिया है। प्रायः अच्छे और बड़े बादशाहों से खाली नहीं थी कि परंतु उनके उत्तराधिकारियों के राज्य प्रबंध से उनके राज्य के देशों में मेल न बना रह सका। सदा आपस में झगड़ा होता रहा और अंधेर मचा रहा। निबल लोग बली लोगों के शिकार थे और बलवान अपने मद के। इस प्रकार आपस की काट मार और भीतरी झगड़ों के कारण जड़ से हिलकर और निर्जीव होकर तैमूर लंग का भारी घराना अंत को मिट्टी में मिल गया। इतिहास की बात बता रहे हैं, तैमूर लंग का घराना किस तरह से बर्बाद हुआ, आपस की कलह से, और उसके नाश होने का कारण यह था कि उसमें पश्चिमी के देशों की कुछ उन्नति न हो सकी। आजकल ऐसी राजनीति के कारण जिससे सब जाति और सब धर्म के लोगों की समान रक्षा होती है, श्रीमती की हर एक प्रजा अपना समय निर्विघ्न सुख से काट सकती है। सरकार के संभाव के कारण हर आदमी बिना किसी रोक टोक के अपने धर्म के नियमों और रीतों को बदल सकता है। बता रहे मतलब किसी को रोक टोक नहीं है। राजराजेश्वरी का अधिकार लेने से श्रीमती का अभिप्राय किसी को मिटाने या दबाने का नहीं है, वरन रक्षा करने और अच्छी तरह राह बतलाने का। सारे देश की शीघ्र उन्नति और उसके सब प्रांतों की दिन पर दिन वृद्धि होने से अंग्रेजी राज के सब फल सब जगह प्रत्यक्ष देख पड़ते हैं। हे अंग्रेजी राज के कार्यकर्ता और सच्चे अधिकारी लोग, वह आप ही लोगों के लगातार परिश्रम का गुण है कि ऐसे ऐसे फल प्राप्त हैं। और सबसे पहले आप ही के लोगों पर मैं इस समय श्रीमती की ओर से उनकी कृतज्ञता और विश्वास को प्रकट करता हूँ। बच्चों मैं बताते चलूँ, ये तो इंग्लिश में रहा होगा अनुवाद, और अपना सार अपनी तरफ से सार के रूप में भारतेंद्र जी ने यहाँ लिखा है ना। आप लोगों ने इस भारी राज की भलाई के लिए उन प्रतिष्ठित लोगों से जो आपके पहले इन कामों पर नियत थे किसी प्रकार कम कष्ट नहीं उठाया है, और आप लोग बराबर ऐसे साहस, परिश्रम और सच्चाई के साथ अपने तन मन को अर्पण करके काम करते रहे जिससे बढ़कर कोई दृष्टांत इतिहास में न मिलेगा। कीर्ति के द्वार सबके लिए नहीं खुले हैं, परंतु भलाई करने का अवसर सब किसी को उसकी खोज रखता हो मिल सकता है। यह बात प्रायः कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती कि अपने नौकरों के पदों को जल्द जल्द बढ़ाता जाए। देखिए सरकार के ऊपर भी बात आ रही है। सरकार तो उस समय अंग्रेजी वही थी, विक्टोरिया ही थी, तो उनका बता रहे हैं जनता को, उनको विश्वास में लेने के लिए जनता को, कि कीर्ति के द्वार सबके लिए नहीं खुले हैं, परंतु भलाई करने का अवसर सब किसी को जो उसकी खोज रखता हो मिल सकता है। और ये बात कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती कि अपने नौकरों के पदों को जल्द जल्द बढ़ाती जाए। सुन लो भाई सरकार। परंतु मुझे विश्वास है कि अंग्रेजी सरकार की नौकरी में कर्तव्यों का ध्यान, स्वामी की सेवा में तन मन को अर्पण कर देना, ये दोनों बातें निज प्रतिष्ठा और लाभ की अपेक्षा सदा बढ़कर समझी जाएंगी। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है बच्चों। ये यहाँ पे बता रहे हैं कि अंग्रेजी सरकार की नौकरी में ये बात है। अपने लोगों को वहाँ बता रहे हैं कि कर्तव्य का ध्यान और स्वामी की सेवा में तन मन को अर्पण कर देना, ये बातें निज प्रतिष्ठा और लाभ की, अपनी प्रतिष्ठा और अपने लाभ से बढ़ के स्वामी की प्रतिष्ठा और लाभ को देखा जाएगा। यह बात सदा से होती आई है और होती रहेगी कि इस देश के प्रबंध के बहुत से भारी भारी और लाभदायक काम प्राय बड़े बड़े प्रतिष्ठित अधिकारियों ने नहीं किए हैं, वरन जिले के उन अफसरों ने जिनकी धैर्य पूर्वक चतुराई और साहस पर संपूर्ण प्रबंध का अच्छा उतरना सब प्रकार अधीन है। श्रीमती की ओर से राजकाज संबंधी और सेना संबंधी अधिकारियों के विषय में जितनी गुण ग्राहकता और प्रशंसा प्रकट करूं थोड़ी है,
क्योंकि ये तमाम हिंदुस्तान में ऐसे सूक्ष्म और कठिन कामों को अत्यंत उत्तम रीति पर चलाते रहे हैं और जिनसे बढ़कर सूक्ष्म और कठिन काम सरकार अधिक से अधिक विश्वास पात्र मनुष्य को नहीं सौंप सकती। सबको खुश करने का गुण जानते हैं। देखिए लीजिए वायसराय जी। हे राजकाज संबंधी और सेना संबंधी अधिकारियों, जो कम सिनी में इतने भारी जिम्मे के मुकामों पर मुकर्रर होकर बड़े परिश्रम चाहने वाले नियमों पर तन मन से चलते हों और जो निज पौरुष से उन जातियों के बीच राज्य प्रबंध के कठिन काम को करते हों जिनकी भाषा, धर्म और रीतें आप लोगों से भिन्न हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अपने अपने कठिन कामों को दृढ़ परंतु कोमल रीत पर करने के समय आपको इस बात का भरोसा रहे कि जिस समय आप लोग अपने जाति की बड़ी कीर्ति को थामे हुए हैं और अपने धर्म के दयाशील आज्ञाओं को मानते हैं, उसी के साथ आप इस देश के सब जाति और धर्म के लोगों पर उत्तम प्रबंध के अनमोल लाभों को फैलाते हैं। आगे कहते हैं वायसराय जी कि उस पश्चिम की सभ्यता के नियमों को बुद्धिमानी के साथ फैलाने के लिए जिससे इस भारी राज का धन बराबर बढ़ता गया, हिंदुस्तान पर केवल सरकारी अधिकारियों का ही एहसान नहीं है, वरन यदि मैं इस अवसर पर श्रीमती की उस यूरोपियन प्रजा को जो हिंदुस्तान में रहती है पर सरकारी नौकर नहीं है, इस बात का विश्वास कराऊं कि श्रीमती उन लोगों के केवल उस राजभक्ति की ही गुण ग्राहकता नहीं करती जो वे लोग और उनके सिंहासन के साथ रखते हैं, किंतु उन लाभों को भी जानती और मानती हैं जो उन लोगों के परिश्रम से हिंदुस्तान को प्राप्त होते हैं। तो मैं अपनी पूज्य स्वामी के विचारों को अच्छी तरह न वर्णन करने का दोषी ठहरूंगा। पूरी तरह से स्वामी भक्त भाषण दे रहे हैं। ये देख रहे होंगे उन लोगों की भी बात कर रहे हैं जो अंग्रेज मतलब कि वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो लोग हैं, अंग्रेज लोग जो भारत में रह रहे हैं लेकिन किसी सरकारी पोस्ट पे नहीं है, उनका भी कृतज्ञता ज्ञापन यहाँ पे कर रहे हैं। इस अभिप्राय से कि श्रीमती को अपने राज के इस उत्तम भाग की प्रजा को सरकार की सेवा या निज की योग्यता के लिए गुण ग्राहकता दिखाने का विशेष अवसर मिले, श्रीमती ने कृपा पूर्वक केवल स्टार ऑफ इंडिया के परम प्रतिष्ठित पद वालों और ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया के अधिकारियों की संख्या ही में थोड़ी सी बढ़ती नहीं की है, किंतु इसी हेतु एक बिल्कुल नया पद और नियत किया है जो ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर कहलावेगा। एक पोस्ट जो है और यहाँ पे क्रिएट कर दी है महारानी की तरफ से। पहले 2 पोस्ट थी, मतलब उनके काम के हिसाब से उनको दिया जाता था। बताती चलूँ, एक तो था स्टार ऑफ इंडिया, ये परम प्रतिष्ठित पदवाल था। उसके बाद ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। अब एक और पद नियत किया है जो ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर। ब्रिटिश इंडिया की आगे एक और चीजें आगे कर दें, द इंडियन एम्पायर। हे हिंदुस्तान की सेना के अंग्रेजी और देशी अफसर और सिपाहियों, आप लोगों ने जो भारी भारी काम बहादुरी के साथ लड़ भीड़ कर सब अफसरों पर किए, देखिए अंग्रेजी जनता को संबोधित कर रहे हैं अभी, हिंदुस्तान के अंग्रेजी और देशी अफसर और सिपाहियों दोनों को कर रहे हैं। चलिए, तो जो काम आपने लड़ भिड़ कर सब अफसरों पर किया और इस प्रकार श्रीमती की सेवा में की युद्ध कीर्ति को थामे रहे, उसका श्रीमती अभिमान के साथ स्मरण करती हैं। श्रीमती इस बात पर भरोसा रखकर कि आगे को भी सब अफसरों पर आप लोग उसी तरह मिलजुल कर भारी कर्तव्यों को सच्चाई के साथ पूरा करेंगे, अपने हिंदुस्तानी राज में मेल और अमन चैन बनाए रखने के विश्वास का काम आप लोगों को ही सुपुर्द करती हैं। हे वॉलंटियर सिपाहियों, आप लोगों के राजभक्ति पूर्ण और सफल यत्न जो इस विषय में हुए हैं कि यदि प्रयोजन पड़े तो आप सरकार की नियत सेना के साथ मिलकर सहायता करें, इस शुभ अवसर पर हृदय से धन्यवाद पाने के योग्य हैं। हे इस देश के सरदार और रईस लोग जिनकी राजभक्ति इस राज के बल को पुष्ट करने वाली है और जिनकी उन्नति इसके प्रताप का कारण है, श्रीमती महारानी आपको यह विश्वास करने का धन्यवाद देती हैं कि यदि इस राज के लाभों में कोई विघ्न डाले या उन्हें किसी तरह का भय हो तो आप लोग उसकी रक्षा के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं श्रीमती की ओर से उनके नाम से दिल्ली आने के लिए आप लोगों का जी से स्वागत करता हूँ। मतलब वो लोग दिल्ली तक आए, उसके लिए श्रीमती की ओर से धन्यवाद ज्ञापन देते हैं। और इस बड़े अवसर पर आप लोगों के इकट्ठे होने को इंग्लिस्तान के राज सिंहासन की और आप लोगों की उस राजभक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण गिनता हूँ। और श्रीमान प्रिंस ऑफ वेल्स के इस देश में आने के समय आप लोगों ने दृढ़ रीत पर प्रकट की थी
श्रीमती महारानी आपके स्वार्थ को अपना स्वार्थ समझती हैं और अंग्रेजी राज के साथ उसके कर देने वाले और स्नेही राजा लोगों का जो शुभ सहयोग से संबंध है, उसके विश्वास को दृढ़ करने और उससे उसके मेल जोल को अचल करने ही के अभिप्राय से श्रीमती ने अनुग्रह करके वह राजसी पदवी ली है जिसे आज हम लोग प्रसिद्ध करते हैं। अभी कितना लंबा इनका भाषण है, एक पेज और है बच्चों, बस परेशान मत होना, ठीक है, एक डेढ़ पेज और बचा है। हे हिंदुस्तान की राजेश्वरी के देसी प्रजा लोग, अब ये भारतीय लोगों को संबोधित कर रहे हैं। इस राज की वर्तमान दशा और उसके नित्य के लाभ के लिए अवश्य है कि उसके प्रबंध को जांचने और सुधारने का मुख्य अधिकार ऐसे अंग्रेजी अफसरों को सुपुर्द किया जाए जिन्होंने राजकाज के उन तत्वों को भली भांति सीखा है जिनका बर्ताव राजेश्वरी के अधिकार स्थिर रहने के लिए आवश्यक है। इन्हीं राजनीति जानने वालों के लोगों में के उत्तम प्रयत्नों से हिंदुस्तान सभ्यता में दिन दिन बढ़ता जाता है और यही उसके राजकाज संबंधी महत्व का हेतु और नित्य बढ़ने वाली शक्ति का गुप्त कारण है। और इन्हीं लोगों के द्वारा पश्चिम देश का शिल्प, सभ्यता और विज्ञान, जिनके कारण आज दिन यूरोप लड़ाई और मेल दोनों में सबसे बढ़ चढ़कर है, बहुत दिनों तक पूरब के देशों में वहाँ वालों के उपकार के लिए प्रचलित रहेगा। उस समय की बात है, आज हमारा भारत बहुत आगे है। परंतु हे हिंदुस्तानी लोग, आप चाहे जिस जाति या मत के हों, यह निश्चय रखिए कि आप इस देश के प्रबंध में योग्यता के अनुसार अंग्रेजों के साथ भली भांति काम पाने योग्य हैं और ऐसा होना पूरा न्याय भी है। और इंग्लिस्तान तथा हिंदुस्तान के बड़े राजनीति जानने वाले लोग और महारानी की राजसी पार्लियामेंट व्यवस्थापकों ने बार बार इस बात को स्वीकार भी किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इस बात को अपने सम्मान और राजनीति के सब अभिप्रायों के लिए अनुकूल होने के कारण माना है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन वर्षों में हिंदुस्तानियों की कारगुजारियों के ढंग में मुख्यकर बड़े बड़े अधिकारियों के काम में पूरी उन्नति देखकर संतोष प्रकट करती है। इस बड़े राज्य का प्रबंध जिन लोगों के हाथ में सौंपा गया है उनमें केवल बुद्धि ही के प्रबल होने की आवश्यकता नहीं है, वरन उत्तम आचरण और सामाजिक योग्यता की भी वैसी ही आवश्यकता है। इसलिए जो लोग कुल, पद और परंपरा के अधिकार के कारण आप लोगों में स्वाभाविक ही उत्तम हैं, उन्हें अपने को और संतान की केवल उस शिक्षा के द्वारा योग्य करना है जिससे कि वे श्रीमती महारानी अपनी राजेश्वरी की गवर्नमेंट की राजनीति के तत्वों को समझें और काम में ला सकें और इस रीत से उन पदों के योग्य हों जिनके द्वार उनके लिए खुले हैं। तो भारतीय लोगों को भी नौकरी के अवसर दिए जाएंगे समान, ये बात यहाँ विश्वास दिला रहे हैं। आगे है इनका भाषण। राजभक्ति, धर्म, अपक्षपात, सत्य और साहस देश संबंधी मुख्य धर्म है। उनका सहज रीत पर बर्ताव करना आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है और तब श्रीमती की गवर्नमेंट राज के प्रबंध में आप लोगों की सहायता बड़े आदर से अंगीकार करेंगी, क्योंकि पृथ्वी के जिन जिन भागों में सरकार का राज है वहाँ गवर्नमेंट अपनी सेना के बल पर उतना भरोसा नहीं करती जितना कि अपनी संतुष्ट और एकजी प्रजा की सहायता पर, जो अपने राजा के वर्तमान रहने ही में अपना नित्य मंगल समझकर सिंहासन के चारों ओर जी से सहायता करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। श्रीमती महारानी निबल राज्यों को जीतने या आसपास की रियासतों को मिला लेने से हिंदुस्तान के राज की उन्नति नहीं समझती। अच्छा यहाँ है, ये रहा, ठीक है भाई, विश्वास दिला रहे हैं। वरन इस बात में कि इस कोमल और न्याययुक्त राज्य शासन को निरुपद्रव बराबर चलाने में इस देश की प्रजा क्रम से चतुराई और बुद्धिमानी के साथ भागी हो, मतलब सहभागी हो। जो उनका स्नेह और कर्तव्य केवल अपने ही राज से नहीं है, वरन श्रीमती शुद्ध चित्त से यह भी इच्छा रखती हैं कि जो राजा लोग इस बड़े राज की सीमा पर हैं और महारानी के प्रताप की छाया में रहकर बहुत दिनों से स्वाधीनता का सुख भोगते आते हैं, उनके निष्कपट भाव और मित्रता को दृढ़ रखें। परंतु यदि इस राज के अमन चैन में किसी प्रकार के बाहरी उपद्रव की शंका होगी तो श्रीमती हिंदुस्तान की राजेश्वरी अपने पैतृक राज की रक्षा करना खूब जानती हैं। यदि कोई विदेशी शत्रु हिंदुस्तान के इस महाराज पर चढ़ाई करे तो मानो उसने पूरब के सब राजाओं से शत्रुता की, और उस दशा में श्रीमती जो अपने राज के अपार बल, अपने स्नेही और कर देने वाले राजाओं की वीरता, कर मतलब टैक्स, ठीक है, वीरता और राजभक्ति और अपनी प्रजा के स्नेह और शुभ चिंतका के कारण इस बात की भरपूर शक्ति है कि उसे परास्त करके दंड दें। बड़े बड़े राजाओं से लिया जाता था
इस अवसर पर उन पूरब के राजाओं के प्रतिनिधियों का वर्तमान होना, पूरब जहाँ भी आई है बच्चों, भारत की बात हो रही है, हमारा भारत पूरब की ओर है, तो पूरब यहाँ के लिए प्रतीक रूप में भी प्रयोग किया जाए। अब पश्चिम जो है विदेश की बात हो रही है, ब्रिटेन की। तो पूरब के राजाओं के प्रतिनिधियों का वर्तमान होना, जिन्होंने दूर दूर देशों से श्रीमती को इस शुभ समारंभ के लिए बधाई दी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेल के अभिप्राय और आसपास के राजाओं के साथ उसके मित्र का स्पष्ट प्रमाण है। मैं चाहता हूँ कि श्रीमती की हिंदुस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से श्रीयुत खान किलात के खान जो थे उनकी बात हो रही है, और उन राजदूतों को जो इस अवसर पर श्रीमती के स्नेही राजाओं के प्रतिनिधि होकर दूर दूर से अंग्रेजी राज में आए हैं और अपने प्रतिष्ठित पाहुने श्रीयुत गवर्नर जनरल गोवा और बाहरी कांसलों का स्वागत करूं। हे हिंदुस्तान के रईस और प्रजा लोग, मैं आनंद के साथ आप लोगों को वह कृपा पूर्वक संदेश जो श्रीमती महारानी आप लोगों की राजराजेश्वरी ने आज आप लोगों को अपने राजसी और राजेश्वरीय नाम से भेजा है सुनाता हूँ। जो वाक्य श्रीमती के यहाँ से आज सवेरे तार के द्वारा मेरे पास पहुँचे हैं, टेलीग्राम के द्वारा आया है। क्या है ये? हम विक्टोरिया ईश्वर की कृपा से संयुक्त राज्य ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की महारानी, देखो आयरलैंड को भी इन्होंने अपने उसमें कर लिया था, तो ये ब्रैकेट में लिख दिया है कहाँ की, कौन कौन से देश की महारानी है, ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड। ब्रिटेन क्या कि ग्रेट लिखा है, हम अपने इंडिया को भी ग्रेट बोलते हैं ना, हम भी ग्रेट बोलेंगे, ग्रेट इंडिया। हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी अपने वायसराय के द्वारा अपने सब राजकाज संबंधी और सेना संबंधी अधिकारियों, रईसों, सरदारों और प्रजा को जो इस समय दिल्ली में इकट्ठे हैं अपना राजसी और राजराजेश्वरी आशीर्वाद भेजते हैं और उस भारी कृपा और पूर्ण स्नेह का विश्वास कराते हैं जो हम अपने हिंदुस्तान के महाराज्य की प्रजा की ओर रखते हैं। हमको यह देखकर जी से प्रसन्नता हुई कि हमारे प्यारे पुत्र का इन लोगों ने कैसा कुछ आदर सत्कार किया और अपने कुल और सिंहासन की ओर उनकी राजभक्ति और स्नेह के इस प्रमाण से हमारे जी पर बहुत असर हुआ। राजकुमार आए थे तो उनका बहुत स्वागत हुआ था। हमें भरोसा है कि इस शुभ अवसर का यह फल होगा कि हमारे और हमारी प्रजा के बीच स्नेह और दृढ़ होगा और सब छोटे बड़े को इस बात का निश्चय हो जाएगा कि हमारे राज में उन लोगों को स्वतंत्रता, धर्म और न्याय प्राप्त है और हमारे राज का अभिप्राय और इच्छा सदा यही है कि उनके सुख की वृद्धि, सौभाग्य की अधिकता और कल्याण की उन्नति होती रहे। मुझे विश्वास है कि आप लोग इन कृपा में वाक्यों की गुणग्राहकता करेंगे। ईश्वर विक्टोरिया संयुक्त राज को महारानी और हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी की रक्षा करे। अच्छा, बस थोड़ा सा एक पैराग्राफ और बचा है। इस एड्रेस के समाप्त होते ही नेशनल एंथम पर बाजा बजने लगा और सेना ने 3 बार हुर्रे शब्द की आनंद ध्वनि की। हिप हिप हुर्रे। दरबार के लोगों ने भी परम उत्साह से खड़े होकर हुर्रे शब्द और हथेलियों की आनंद ध्वनि करके अपने जी का उमंग प्रकट किया। महाराज सेंधिया निजाम की ओर से सर सालार जंग, राजपुताना के महाराजों की तरफ से महाराज जयपुर, बेगम भूपाल, महाराज कश्मीर और दूसरे सरदारों ने खड़े होकर एक दूसरे को बधाई दी और अपनी राजभक्ति प्रकट की। इसके अनंतर श्रीयुत वायसराय ने आज्ञा की कि दरबार हो चुका और अपनी 4 घोड़े की गाड़ी पर चढ़कर अपने खेमे को रवाना हुए। तो ये दरबार यहाँ पे संपन्न हुआ और कितने घोड़े थे उनकी गाड़ी में? 4 घोड़े वाली गाड़ी में अपने खेमे की ओर रवाना हो गए। तो ये था बच्चों आज का निबंध पूरा। अब आप लोग थोड़ा सा मुझे बता दीजिए समझ में आया कि नहीं आया, फिर मैं कुछ प्रश्न इससे संबंधित पूछूंगी। बता सकते हैं आप लोग, अपना फीडबैक दे सकते हैं। निबंध हो चुका है क्योंकि क्यों बच्चों? बताओ। ठीक समझ है, आया मैम। आ गया ना? चलो कुछ प्रश्नों के उत्तर दो। कल का काम कल पे ही रह जाता है, वरना अभी कुछ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो बताइए कि कब हुआ था दिल्ली दरबार? 1877। 1877, ठीक है। अब किलात के खान को कौन कौन सी वस्तुएं तोहफे में मिली थी, कुछ याद है? हाथ, क्या था, झंडा। झंडा नहीं मिला था खिला के खाता। क्या क्या? देखो मैं बताती हूँ, याद रखना। अच्छा,
एक हाथी, जड़ाऊ गहने और लड़ाऊ गए, यस। कार चोबी कपड़े। ठीक है। पूरा 25,000 का। हाँ, और 25,000 तक का सामान था पूरा। ठीक है। अब बताओ किसने कहा था कि मैंने इस अवसर के वर्णन में अरबी और फारसी का एक पद्य ग्रंथ बनाया है जिसको मैं चाहता हूँ कि श्रीयुत को सुनाऊं। कौन से मेहमान थे जिन्होंने कहा था? याद नहीं आ रहा होगा। यस। अच्छा, मैं वो बताती हूँ, ऑप्शन देती हूँ आप लोगों को। किलात के खान ने, नवाब साहब ने, मिसेज फर्थ ने, या सखाराम साहिब ने? मैं बताती चलूँ, चलो, क्योंकि कल पढ़ा था तो दिमाग से निकल गया होगा। नवाब साहब ने। ठीक है। यस मैम। चलिए, दिल्ली दरबार दर्पण निबंध के अनुसार वायसराय के ठीक सामने और कुछ नीचे, उससे ठीक नीचे एक अर्धचंद्राकार चबूतरा था। उस चबूतरे पर कुल कितने अधिकारी और राजाओं को जगह मिली थी, बताओ। याद है? ये मैंने बार बार पढ़ी थी संख्या। अच्छा चलो, ऑप्शन बताती हूँ, कुछ याद आए। 79, 69, 63, 64। 63। हाँ, 63 राजाओं को उसमें वहाँ पे बैठने की जगह मिली थी, है ना? क्योंकि देखो, एक बार का सुना हुआ दिमाग में रह जाता है ना? चलिए, एक और प्रश्न का बताओ। दिल्ली दरबार दर्पण निबंध के अनुसार वायसराय के ठीक सामने कुछ दूर पर उससे नीचे एक अर्धचंद्राकार चबूतरा था और उस चबूतरे पर निम्न में से कौन से शासन या अधिकारी राजाओं को जगह मिली थी? अब मैं बता देती हूँ कौन कौन सा नाम मैं पढ़ती हूँ, उसमें से बताना किसको मिली थी किसको नहीं। एक तो मैं नाम लूँगी, महाराज अजयगढ़, जाम नवागढ़, उदयपुर, फरीदाबादी, पानीपत। याद नहीं आ रहा होगा क्योंकि बहुत सारे एक साथ नाम पड़े थे। यस। चलो फिर मैं आंसर ही बताती चलूँ। महाराज अजयगढ़ बैठे थे, और जाम नवागढ़ बैठे थे, और बैठे थे उदयपुर के। ठीक है। फरीदाबादी और पानीपत का जिक्र नहीं था वहाँ जो सामने बैठे थे। चलिए और बताओ, ये एक प्रश्न बताओ कि भारतेंदु जी के निबंध कौन कौन से हैं? कुछ याद आ रहा है आपको? अभी तो आपने खैर 2 ही पढ़े हैं, अभी इतना डीपली नहीं गए हैं। देखिए, इनके जो निबंध हैं, एक दो तो अपने यहाँ लगे ही हुए हैं। इसके अलावा बच्चों, इनके बहुत मतलब कि निबंध बहुत प्रसिद्ध हैं। मैंने इसीलिए इनके निबंधों को जो आपके सिलेबस के हैं उनको मैंने पूरा पढ़ाया है। बाकी निबंधों को मैं पूरा ना पढ़ा के सार रूप में ही क्लास में इस तरह से पढ़ाऊंगी कि आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आ जाए। तो इनके निबंधों की चर्चा करती चलूँ। सूर्योदय इनका एक निबंध है। अद्भुत अपने अपूर्व स्वप्न, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न नाम का निबंध है जो पूछा गया है। और एक और इनका निबंध रामायण के समर्थ, ये भी पूछा गया है ना? ये सारे इनके निबंध मैंने इनकी जीवनी पढ़ाई थी ना, उसमें तो बताया था बच्चों इनके निबंध। और वो यस। उस क्लास में आपने देखना, कब शायद रिकॉर्डिंग होगी तो मैं भेजूंगी। भारतेंदु जी की मैंने जीवनी पढ़ाई थी, ये निबंध वाले टॉपिक में ही शुरू होने से पहले। चलो, इसका एक मैं कुछ कथन बता रही हूँ, आप बताना इनमें से कौन सा सत्य है। सत्य और असत्य पूछा जाता है ना। देखिए, दिल्ली दरबार दर्पण निबंध का प्रकाशन वर्ष 1877 है। दूसरा कथन है, इस निबंध में भारतेंदु की राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति की मिश्रित भावना देखी जा सकती है। राजभक्ति क्या है बच्चों? महारानी विक्टोरिया, अंग्रेजों के प्रति जो राजभक्ति है वो है, जो उस समय राज पे हैं। और राष्ट्रभक्ति मतलब अपने देश के लिए भक्ति, तो दोनों की मिश्रित भावना यहाँ देखी जा सकती है। तीसरा कथन है, इस निबंध में 1877 ईस्वी में लगे दिल्ली दरबार का वर्णन मिलता है। ये तो सब सत्य ही लग रहे होंगे आपको। सत्य है। और मैं श्रीमती महारानी की तरफ से यह झंडा खास आपके लिए देता हूँ, जो उसमें जो उनके हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी की पदवी लेने का कहना चाहिए बादशाह, मतलब ये रहेगा, यादगार लम्हा रहेगा। इस पंक्ति से निबंध का आरंभ होता है। यहाँ से होता है निबंध का आरंभ? नहीं, ये नहीं आपको होता। है ना, बाकी शुरू के तीनों सही थे। और ये दिल्ली दरबार दर्पण 1877 ईस्वी के समय वायसराय लॉर्ड लिटन थे, तो ये भी सही है। ठीक है, तो ये वाला गलत था। देखो, शुरुआत कहाँ से होती निबंध की? ऐसा लगा था कि शुरुआत नहीं, बीच में से पढ़ रहे हैं, आपने ध्यान दिया होगा। मैं एक बार और बताती चलूँ इसकी शुरुआत का।
सब राजाओं। हाँ, सब राजाओं के बैठने के बाद की बात ये है। चार। हाँ, ये है, यहाँ से शुरू है। सब राजाओं की मुलाकातों का हाल। ठीक है, यहाँ से शुरू होता है। अच्छा, एक और है, चलो एक और प्रश्न कर देती हूँ। मैं श्रीमती महारानी की तरफ से झंडा खास आपके लिए, बार बार ये बोलते थे ना, देता हूँ, जो उनके हिंदुस्तान की राज राजेश्वरी की पदवी लेने का यादगार रहेगा। ये वाक्य दिल्ली दरबार दर्पण निबंध में किसने किससे कहे? श्रीयुत। वायसराय ने हर राजा से, हर एक राजा से यही शब्द कहे हैं ना। जी। श्रीयुत वायसराय ने हर राजा से यही शब्द कहे हैं। एक और चलो प्रश्न बताते चलो। इस निबंध के अनुसार श्रीयुत वायसराय ने किसको, खुश होकर किसको कहा मन भावनी अनुवादक? हाँ, मिसेज फर्थ को, मिसेज फर्थ को कहा मन भावनी अनुवादक। चलिए, तो ये कुछ प्रश्नों से क्या हो जाता है, रिवीजन सा हो गया, आपको समझ में भी आ गया। और जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं इससे, प्रकाशन वर्ष ये सब तो पूछा ही जाता है। इसके अलावा कुछ तथ्यों पे भी मैंने बात कर ली है। तो ये है बच्चों हमारा, क्या कहना चाहिए, दिल्ली दरबार दर्पण हो गया। और इस क्लास को मैं यहीं पे अब समाप्त करना चाहूँगी। और आप लोगों के लिए काम दे रही हूँ, होमवर्क। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जो निबंध संग्रह हैं और निबंध हैं, उनको आप लोग एक बार अपने उसमें नोट करना, ठीक है? जी मैम। है ना, ढूंढ के कुछ करोगे तो बेटा इससे तुम्हारा ही वो होगा, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। इनके निबंधों को आप लिखना, जो जो इनके निबंध प्रसिद्ध हुए हैं या लिखे हैं, जहाँ भी जी मैम। आपको जिस अच्छी बुक से मिले, गाइड का सहारा नहीं लेना, ठीक है? यस मैम। चलो, यस मैम। चल इसी के साथ ही ये क्लास यहाँ पे विराम देते हैं। कल एक और निबंध के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि।